Welcome back, dear students, and a very good morning to all. We were discussing about democracy. So today's topic is features of democracy. So we are going to understand some of the major questions which comes in your mind while anyone tells you about democracy. एंड इट इज़ पॉसिबल कि आपके भी किसी के दिमाग में क्वेश्चंस आए होंगे. सो वी आर गोइंग टू क्लियर दोज क्वेश्चंस. एंड विच आर दोज क्वेश्चंस? नंबर वन, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. जो भी हम डेफिनेशंस की बात की थी लास्ट क्लास में, वो कौन है. एंड देन व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यानी कि किस टाइप का इलेक्शन होता है जिसको कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं. देन हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, यानी कि इन रूलर्स को इलेक्ट करने का या वोट देने का राइट किसके पास होता है. एंड देन फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. सो जो डेमोक्रेसी है वो किस टाइप का फॉर्म है गवर्नमेंट का. सो दिस 4 क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी. सो फर्स्ट फैक्ट, यू नो दैट डेमोक्रेसी इज a system in which people, local people of that country, citizens of the country elect representatives, and those representatives are the part of the government. So government is directly or indirectly इलेक्टेड बाय द पीपल. उसी को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, उसी को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं. सो हियर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान. यस, जनरल ऑफ द आर्मी, जनरल परवेज मुशर्रफ, led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself as the chief executive of the country. यानी कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा करके वहाँ के आर्मी चीफ ने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर लिया. मतलब सरकार चलाने वाला मुख्य व्यक्ति खुद को घोषित कर लिया. लेटर इज चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव से उन्होंने खुद को कंट्री का प्रेसिडेंट घोषित कर लिया 2002 में. एंड पाकिस्तानी आफ्टर दैट द कंट्री ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, यानी कि उसके बाद 5 साल के लिए उन्होंने अपना एक्सटेंशन कर लिया, यानी कि 5 साल के लिए खुद को उन्होंने उस पद पर और बढ़ाए रखा. देन पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस. ओके, डेमोक्रेसी किसके अंडर में? दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग दैट डेमोक्रेसी जो है, जो वोट का अधिकार लोगों का, वो मिलिट्री के अंडर में हो गया है. सो वहाँ के जो एक्टिविस्ट थे और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग थे, दे सेड दैट पर्टिकुलर डिसीजन वाज अ माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड. डेफिनेटली वो जो काम कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो काम किया था वो इलीगल था, वो फ्रॉड था. So in August 2002 he issued a legal framework order. एक legal framework order उन्होंने issue किया that amended the constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. तो उस illegal काम को legal करने के लिए उन्होंने वहाँ के संविधान में ही चेंजेस कर दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी प्रकार का भी चेंज कर सकता है. नाउ उसका इलीगल काम लीगल हो गया क्योंकि वहाँ का संविधान वैसा इजाज़त देता था. सो द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री पावर ऑफिसर्स. सो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसका मेन पावर, सुप्रीम पावर मिलिट्री के ऑफिसर्स होते थे, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया. एंड आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. सो पाकिस्तान हैड इलेक्शंस. Elected representatives have some power, but the final power rested in the military officers and General Pervez Musharraf himself. So फिर इलेक्शंस हुए और वहाँ के पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना. बट रियल पावर्स जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स एंड परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही रहे. सो क्वेश्चन इज दैट इट इज इट अ रियल डेमोक्रेसी?
सी इलेक्शंस हुए, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, बट द प्रॉब्लम इज दैट दोज रिप्रेजेंटेटिव्स डज नॉट हैव मच पावर्स. अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, अल्टीमेट पावर वॉज द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल. सो क्योंकि जनरल और मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में मेन पावर था, उनके अंडर में वो रिप्रेजेंटेटिव काम करते थे जिन्हें जनता ने चुना था. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर सिस्टम कैनॉट बी सेड एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर हासिल नहीं था, एंड जिनको पावर हासिल था आर्मी ऑफिसर्स, वो लोग जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे. सो दैट्स वाई सिर्फ इलेक्शंस होने से या रिप्रेजेंटेटिव चुनने से कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती है. दैट इज़ नॉट अ रियल डेमोक्रेसी. इस एग्जाम्पल से हम ये समझना चाहते थे. अदर देन दैट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. So in China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, which is called Guangguo Renmin Daibyo Dahui, which is National People's Congress. Okay, so the National People's Congress has the power to appoint the president of the country. So वहाँ की जो National People Congress है, उसको वहाँ के president को appoint करने का power है. यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, वो लोग मिलकर के प्रेसिडेंट को चुनते हैं या अपॉइंट करते हैं. सो इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. सो पूरे चाइना से 3000 लोगों को चुना जाता है. वो 3000 लोग ही मिलकर के अपने एक लीडर यानी कि कंट्री के प्रेसिडेंट को चुनते हैं. सो सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी ऑल्सो. सम मेंबर्स आउट ऑफ दिस 3000 आर इलेक्टेड बाय आर्मी. So before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. So वहाँ की एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका अप्रूवल भी कैंडिडेट को चाहिए होता है चुनाव लड़ने से पहले. Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied with it are allowed to contest elections in 2002 and 3. So the government is always formed by the Communist Party only. See, अगर आपको चुनाव चाइना में लड़ना है, आपको मीन्स द एनी ऑफ द कैंडिडेट जो भी चुनाव वहाँ के लोकल पीपल में लड़ना चाहता है, तो पहले उनको अप्रूवल चाहिए होता है कम्युनिस्ट पार्टी का. दैट मीन्स लाइक इन इंडिया अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें अप्रूवल नहीं चाहिए होता, हम सिर्फ डायरेक्ट जाकर के फॉर्म भर सकते हैं. बट इन चाइना यू नीड द अप्रूवल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. सो डेफिनेटली जो भी व्यक्ति इसमें चुन करके आएगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही बनाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अप्रूवल कैंडिडेट्स को वही देती है. सो दैट गवर्नमेंट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द पीपल बट द कम्युनिस्ट पार्टी. सो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years to elect its president. Here another example is given. मैक्सिको कंट्री 1930 में आज़ाद हुई, उसके बाद से हर 6 साल में वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं. So the country has never been under a military or dictator's rule, but until 2000, every election was won by a party called PRI. So PRI ने ही वहाँ की सारी जितनी भी अभी तक के इलेक्शंस हुए हैं वो जीते हैं. Opposition parties did contest elections but never managed to win. आज तक दूसरी opposition parties जीत नहीं पाई है. So the PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend these party meetings. Teachers, government schools, or teachers of government schools used to force parents to vote for PRI. So जो सरकारी लोग होते थे, जो सरकारी नौकरी में हैं, उन सभी लोगों को मीटिंग्स में बुलाया जाता है, एंड वो सरकारी लोग लाइक द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, वो वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स को PRI को वोट देने के लिए फोर्स करते हैं. मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. सो जो मीडिया का भी रोल है वहाँ पर वो ख़राब है, यानी कि मीडिया रोल भी कभी भी अपोजिशन पार्टी को अच्छा नहीं दिखाती है. एंड
अच्छी जो चीज़ें हैं वो अपोजिशन पार्टी करती है उसको हमेशा इग्नोर करती है और सिर्फ PRI का ही महिमा मंडन किया जाता है. सो समटाइम द पोलिंग बूथ्स वर ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ्स को भी शिफ्ट कर दिया जाता है, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट. तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो वोट ठीक से नहीं कर पाते हैं. एंड देन PRI सेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स. तो कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट हैं वहाँ के PRI के कैंडिडेट्स वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, जिससे कि उनको जीतने में मदद मिलती है. So should we consider the elections described above as the examples of the people electing their rulers? Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, elections do not offer the people to choice, their serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. So can we call this a choice? No. Mexican example also, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. So these three examples states clearly that वोट करने का अधिकार होता है, बट रियल गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय दिस पीपल ऑफ दिस 3 कंट्रीज. सो किसी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का डोमिनेशन होता है, लाइक दिस एग्जांपल व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. एंड देन इन चाइना, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही सारे कैंडिडेट्स को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए. सो कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा जीतती है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही वर्चस्व वहाँ पर होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ की गवर्नमेंट बनाती है. सो अल्टीमेटली द चाइनीज पीपल कुड नॉट go with their choice particularly. So yes, a democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power had a fair chance of losing. जहाँ पर उस पर्टिकुलर समय पर जितने भी लोग गवर्नमेंट में है वो भी हार सके, इस टाइप की पूरी आज़ादी वहाँ के लोगों को होना चाहिए और ऐसा सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए. सो देन वी कैन अचीव परफेक्ट democracy. Thank you.